तो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका होस्ट एंड योर गाइड, योर मेंटर, एंड आई एम हियर टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर। ठीक है, अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ पार्ट वन ऑफ योर एम लक्ष्मीकांत एंड नाउ वी विल डिस्कस क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो यार देखो, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स है, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स अस डिस्कस फीचर्स वन बाय वन। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैंने कहा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे ही डेमोक्रेसी का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि एवरी डेमोक्रेसी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना, हो सकता है तो डिजिटल भी आ रहा है, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन बना दे कोई, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो, उनको कंपाइल करके सिंपली मतलब उनसे सबसे अलग अलग से मतलब इम्प्लीमेंटेशंस ले लेके उनको पढ़ करके वो कुछ लॉ बना रहे हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब इंडिया के अगेंस्ट पे आपको ये बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, कितने हमारे पास टोटल शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स। ठीक है, अर्लियर इट वाज टोटल 395 divided into 2 divided into 22 parts and 8 schedules. ठीक है, now total are 470 and 25 parts and 12 schedule. Okay, तो this is the basic information, ये आपको पता होनी चाहिए कि पहले कितने थे 395 and then 22 parts 8 schedules and the rest of now as of now there are total of 495 25 parts and 12 schedules. ठीक है, अब आगे देखिए the second thing about this is, ठीक है, now we have borrowed constitution. I am saying a borrowed one. We have a borrowed constitution because हमारा जो constitution है ना, it has teachings from various different constitution. ठीक है, we have taken liberty, fraternity, equality from French. We have taken social liberty of three types: social, political, economical from Russian Revolution. We have taken the mode of due process of law from Japan. We have taken the concurrent list and this list वाला जो system बनाया है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे वो हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, सब कुछ हमने कहीं ना कहीं से लिया है। एफआर हमने लिए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बरोड कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से हमने उसको लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज़ अ क्या है वो, इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? यह जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लॉ पास कराने के लिए दो तरीके यूज करता है। देखो, एक तो करता है सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल, दूसरा करता है स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल। स्पेशल मेजोरिटी में भी वो जिसका इस्तेमाल करता है बेसिकली, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में भी जिसका इस्तेमाल करता है, या तो वो क्या करता है कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। और फिर एक और चीज जोड़ देता है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट जनरली उन केसेस में होता है जिसमें फेडरल फीचर है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। ठीक है, कुछ फेडरल फीचर है जिससे स्टेट्स को फर्क पड़े, उस केस में हम जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अगली चीज आपने देखना है, फेडरल मॉडल की बात होती है हमारे पास। वी हैव फेडरल मॉडल। अभी फेडरल मॉडल का मतलब क्या होता है? फेडरल मॉडल का मतलब होता है कि द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है ना, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास दो लेवल्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल लेवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एक में हम क्या करते हैं, पावर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। एक में हम क्या करते हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके म्यूनिसिपैलिटीज एंड देन कम्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और बहुत सारे फेडरल फीचर्स है हमारे पास। ठीक है, जैसे वी हैव डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट कैन बी चेंज, इट कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसमें क्या है, बाई कैमरलिज्म होता है, आपने देखा होगा। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है कई बार हमारे हमारे पास दो हाउस है, तो हाउस दो होने का मतलब ये है कि जो आर्बिट्री डिसीजन है वो रुके, उनमें चेक लगे थोड़ा सा।
और इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ है कि वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, हमारे पास जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी की मोहताज नहीं है। लाइक जुडिशरी हैज़ राइट टू ओवर रूल द लॉ। किसी भी लॉ को जुडिशरी ओवर रूल कर लेती है जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो और वो हो अगेंस्ट द पीपल। अगेंस्ट द पीपल वो जा रहा हो ना, अगर कोई कोई लॉ सपोज अगेंस्ट द पीपल जा रहा है तो किसके पास राइट है, द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दैट दैट लॉ मस्ट बी बैंड, दैट लॉ मस्ट बी स्ट्रक डाउन, जिसे आप कहते हो जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी गोना फॉलो, जो हमारा अगले पॉइंट है इसमें, वो रहने वाला क्या है यार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। कैसे, आपने समझना है। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसमें क्या होता है कि जो हम सरकार चला रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पार्लियामेंट का सहारा लेते हैं। लाइक वी हैव अ प्राइम मिनिस्टेरियल मॉडल। ठीक है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टेरियल मॉडल। प्राइम मिनिस्टेरियल मॉडल का मतलब क्या है, देखो हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर है एंड ही इज इलेक्टेड बाय द पार्टी हु विंस। हम अपनी तरफ से एमपीज को भेजते हैं या एमएलएज को भेजते हैं पार्लियामेंट में, एंड देन दोज एमएलएज चूज देयर लीडर एंड दैट लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा मॉडल कैसा है, पार्लियामेंटेरियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और एक होता है प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट ही जो होता है हेड होता है। जो पार्लियामेंट्री मॉडल होता है वो ज़्यादा किसकी तरफ होता है, कोऑर्डिनेशन की तरफ। एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर डिपेंडेंट, legislature and executive are dependent, and in this case when legislature and executive are dependent, the it is very difficult to have a long continued policy। ठीक है, इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या होगा, बट पॉलिसीज़ में कंटिन्यूशन होना मुश्किल होगा। प्राइम मिनिस्टर वाले प्रेसिडेंशियल मॉडल में the president is not responsible to parliament, he is not responsible to parliament or he has to prove his majority। but in case of प्राइम मिनिस्टेरियल और पार्लियामेंट्री मॉडल, जो इलेक्टेड लीडर होता है उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। द डे ही लूजेस मेजोरिटी एंड ही हैज टू फेस नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस में वो हार जाता है, तो ही हैज टू क्विट हिज गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगला आप देखेंगे। ठीक है, एक होता है आपने देखना है पार्लियामेंट की, मेरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं पार्लियामेंट सोवरेनिटी, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट सोवरेन तो है पर एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट किस सेंस में, देखो जैसे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है इट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इन द सेंस कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, तो द क्या बोलते हैं उसको, द वर्क ऑफ, व्हाट इज द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर। सुप्रीम कोर्ट का काम वहाँ पे सीखना है कि यार जो लॉ बनाने का प्रोसीजर है ना, वो करेक्टली फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज चेक। ठीक है, कि जो हम लॉ बना रहे थे तो क्या सारी चीज़ें जो हम एज ए लॉ बनाने के टाइम पे होनी चाहिए, क्या वो फॉलो हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल बस लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ एंड वो लोगों के ऊपर रख दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। या वोटिंग सही से हुई, ऐसी चीज़ों में डिस्कशन हो सकता है। बट टू चेक वेदर लॉ इज राइट और रॉन्ग इज नॉट वर्क ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है या कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो लॉ की एप्लीकेबिलिटी या लॉ की प्रैक्टिकलिटी चेक करें, जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू रिव्यू कि इज दिस लॉ गुड फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री और नॉट, और इज दिस लॉ हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन पीपल और नॉट। ये यूएस वाला यूएस से हमने लिया है, नॉट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के यहाँ तो ये कि द पार्लियामेंट इज सोवरेन, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसी से आपका क्या बनता है अगला, कि ये चीज़ें आपकी किस में आती है। ठीक है, दोज थिंग्स कम अंडर फेडरल फीचर्स। कुछ ऐसे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, अलग अलग फीचर्स है यूनिटरी फीचर्स, वो भी आपने देखना है। ठीक है, अब यूनिटरी फीचर्स क्या है, जैसे बोलता है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, इजंट इट, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर होने का कारण ये है कि हमको, आपने देखा है कि वी हैव यूनियन ऑफ स्टेट, चाहे हम फेडरल जरूर है बट वी आर यूनियन ऑफ द स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड यूनियन, ये भी PYQ है कि यूनियन से क्या मतलब, यूनियन से मतलब ये है कि नो कंट्री, नो स्टेट हैज़ राइट टू सीड। राइट टू सीड का मतलब क्या है कि देखो यार, मैं आपको एक बात समझा, यूएस जब बना है तो यूएस कैसे बना है, यूएस ऐसे बना है कि बहुत सारी कॉलोनीज थी और वो साथ आई हैं एंड दे बिकेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया हमेशा से ही एक था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने स्टेट बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट इंडिपेंडेंट है, नहीं, स्टेट्स आर ओनली मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट दैट दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जो हैं दे आर बाउंड बाय सेंटर। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने देखना है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये भी एक यूनिटरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? वी हैव सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, then we have high court, then we have district courts, least to other district courts। तो ये जो सिस्टम बना है दैट इज इंटीग्रेटेड। आप एक सिस्टम से जाते हो, लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन यू गो टू हाई कोर्ट, देन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। और आपको एक बात याद रखनी, चाहे स्टेट लॉ हो चाहे वो सेंटर का लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट इट कैन इंटरप्रेट एनी लॉ दैट इज मेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट बाउंड कि स्टेट का लॉ। अब यूएस में आप जाओगे तो यूएस में क्या होता है, एक फेडरल कोर्ट होती है, वो उस स्टेट के बनाए हुए लॉज को चेक करता है ना। और सपोज को एक फेडरल कोर्ट है ओटावा की, कोई किसी XYZ जगह की ओटावा की फेडरल कोर्ट है, तो इट विल नॉट चेक द लॉज मेड बाय कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जो कोर्ट है या टेक्सास की जो कोर्ट है, टेक्सास की कोर्ट ओटावा की कोई लॉज को वो चेक नहीं करेगी। इट इज़ नॉट, इट हैज़ नो राइट टू चेक दोज। स्टेट जो लॉ बना रहा है उसमें स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होता है फेडरल कोर्ट का, और साथ में उनकी अपनी दो सिटीजनशिप होती है। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप ना, दिस इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, वी डू नॉट हैव मल्टीपल सिटीजनशिप कि हम उत्तराखंड के भी सिटीजन हैं, हम राजस्थान के भी हैं, हम महाराष्ट्र के भी और हम इंडिया के भी। नो, यू आर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑलवेज रिमेंबर you are the citizens of India। So these are the certain features of Indian Constitution। अब आगे देखो अगला, fundamental rights। We have fundamental rights। Fundamental rights are what? Fundamental rights are those rights which are promised by the Constitution to us, and those rights cannot be suspended। They are in the sense they are very important for functioning, हमारी functioning के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अपने पास एक fundamental right है ना, right to equality है, right to freedom है, ठीक है, वी हैव राइट टू प्रिवेसी है, ठीक है, वी हैव राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अलग अलग बहुत सारे, ठीक है, 14 से शुरू होते हैं, 14 to 18 RTE, राइट टू इक्वलिटी 19, ठीक है, देन उसके बाद देन 19 से 20, देन 21, 20 इज़ फॉर डिटेंशन, 21 इज़ फॉर राइट टू, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी वगैरह 21, देन उसके बाद यू हैव 22, 23, देन यू हैव 24 जिसमें आप धर्म की रिलीजन की बात करते हो, देन यू हैव कल्चरल एंड सोशल राइट्स, एंड देन ऐसे कर करके देन यू हैव आर्टिकल 32 एंड देन रेमेडियल राइट्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बेसिक इतना समझना है फंडामेंटल राइट क्या है, वो राइट दैट इज गिवन टू यू बाय स्टेट्स एंड दैट आर नॉट फंडामेंटल राइट। क्या है, एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, आर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट? नो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्टेड टू सम लिमिट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप यू हैव राइट टू इक्वलिटी सपोज, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बोलोगे रिजर्वेशन सही नहीं है। रिजर्वेशन सही है कुछ हद तक, ठीक है, अगर किसी को इकोनॉमिक रिजर्वेशन हम दे रहे हैं और वो वीक बैकग्राउंड से है तो इट इज़ राइट, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना इक्वल नहीं है, तो सरकार ने इक्वल प्ले करने के लिए, ताकि दोनों ही पक्ष जो दे रहे हैं एग्ज़ाम दोनों इक्वली प्ले करें, उसके लिए उसको फ्री कोचिंग दे दी, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड मनी वाली कोचिंग। ठीक है, तो ऐसा होता है हर चीज़। अब सपोज आपको राइट टू मूव है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट काम हो रहा है, सपोज कहीं पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है हमारी, तो वहाँ हम उठा के चल दिए कि भाई हमको तो राइट टू मूवमेंट है, हम तो जाएंगे जी नहीं, यू कैन नॉट गो देयर। ठीक है, वहाँ पे फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, जैसे कोरोना के टाइम पे लगी थी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, शादियाँ नहीं होंगी, ज़्यादा शादियों में लोग नहीं होंगे, मतलब सो एंड सो कोई भी फंक्शन होगा तो लोग ज़्यादा नहीं होंगे, तो उस टाइम क्या थी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी। दूसरी बात क्या है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम, देश में अगर इमरजेंसी लगी है तो भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर 20 एंड 21, ठीक है, अदर्स कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, अब आपने देखना है अगला कि डीपीएसपी क्या है, देखो डीपीएसपी आर कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट आर डीपीएसपी? दीज आर द गाइडिंग लाइंस। भाई ये गाइडिंग लाइंस है, मतलब ये बताते हैं हमारे नेताओं को, ये बताते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को कि हाउ शुड आ स्टेट शुड बी लुक लाइक, स्टेट को कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी काय की बात करता है, डीपीएसपी टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी की बात करता है डीपीएसपी।
ठीक है। और जो डीपीएसपी है, एक बात आपने और याद रखनी, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन एनी कोड। डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे उसके अंदर एक आता है, मैं बताऊँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है इंडिया में आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए? है, बट धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए शुरू करा है हमने स्टेट वाइज, एंड देन धीरे धीरे इंडिया में आएगा। तो ऐसी कोई चीज़ सीधे नहीं आती, ठीक है, उसको पहले चेक करना होता है, उसका रैशनैलिटी, उसका रिएक्शन, उसके बाद। इसीलिए हमने डीपीएसपी को कैसा रखा है, वी हैव पुट इट एज नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें डीपीएसपी में कुछ लिखा है और वो नहीं है तो आप कोर्ट पे चले जाओ, ठीक है। कोर्ट के नॉट हेल्प यू इन दिस केस, क्योंकि वो नॉन जस्टिसिएबल है। हो सकता है सरकार के पास उतना पैसा ना हो, ठीक है, वो तो खैर सरकार के पास पैसा तो बहुत है, एवरीवन नोज कि सरकार क्या क्या करती है, बट फिर भी सरकार के पास सपोज उतना इंफ्रा ही ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। अगली चीज़ that each one of you should know is that what the fundamental duties, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहती हैं कि आपकी सर्टेन ड्यूटीज़ है अपने स्टेट के प्रति और आपको उनको फॉलो करना चाहिए। साथ में ये भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देयर इज़ अ थिंग कि आपने क्या करना है, यू शुड हैव 10, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, अब 11 हो गई है, और एक को अमेंडमेंट से लाए थे हम लोग। आपको ये भी याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने लाई थी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कब इनको लाया गया था, याद रखना है, एमरजेंसी के टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमरजेंसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। एंड किसकी कमेटी थी, इट वाज अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उन्होंने इसको बोला था कि वी शुड हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। दूसरा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे आर जस्टिसिएबल, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट लाइक इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल इट्स इज और हर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि राइट्स आर कोरिलेटिव टू ड्यूटीज़। आप राइट्स चाहिए तो आपको ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉक्स अबाउट योर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगली चीज़ आप देखने हैं, हमारा एक और है हमारा फीचर, क्या, वी आर सेक्युलर, ठीक है। बट वी आर सेक्युलर, सेक्युलर होने का मतलब क्या है, दैट वी डू नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। मतलब देखो, हमारे यहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल है, कोई भी रिलीजन हो, ऑल आर इक्वल इरिस्पेक्टिव। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी नेशनल रिलीजन, ठीक है। वी हैव हॉलीडेज ऑन ईद ऑल्सो, वी हैव हॉलीडेज ऑन क्रिश्चियन हॉलीडेज ऑल्सो। क्रिश्चियन त्योहारों में भी हॉलीडे होती है, पंजाबियों के त्योहारों में भी हॉलीडे होती है, हिंदू त्यौहार पर होती है। तो वी डू नॉट हैव एनी स्टेट। अगर स्टेट का रिलीजन होता, सोचो, तो वो सिर्फ हिंदूज़ के त्यौहार पर हॉलीडे देता, वो नहीं देता किसी भी अदर्स के त्यौहार पर हॉलीडे, पर वो देता है ना। दिस मीन्स स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। फॉर हिम ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है। जो पर्सन का रिलीजन होता है वही स्टेट का रिलीजन बन जाता है, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट यू कैन वोट व्हेन यू टर्न अबव 18। 18 से ऊपर आप हो गए तो आप वोट कर सकते हैं। अर्लियर इट वाज 21। Now then, 61st Amendment Act, again important question. 61st Amendment Act, 61st Amendment Act जो आया, it is responsible for lowering the age। आपको ये भी याद रखना है कब आया, ठीक है। It was 1989, ठीक है। 1989 में वो इम्प्लीमेंट हुआ, 1988 में आ गया था, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, सिंगल सिटीजनशिप, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी सिंगल सिटीजनशिप का में क्या मतलब है। अगला बोलता है वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। व्हाट वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज से क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब ये है कि वी हैव सच बॉडीज दैट वर्क इम्पार्शियली। जैसे मैं बोलता हूँ यूपीएससी एक बॉडी है, ठीक है। तो यूपीएससी टेक्स इट्स डिसीजन इम्पार्शियली, या आपका जज होते हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी ना कि वो उनका जो पद है वो ऐसा रहे कि दे डू नॉट टेक साइड ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। सिंपल है, किसी के साइड में ले हो। ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी एग्जिस्ट हमारे यहाँ करती है। और लास्ट क्या है, इमरजेंसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है इमरजेंसी, जो किसी में नहीं है, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी नहीं मिलती, अक्सर इंडिया में है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी नहीं होती। तो इमरजेंसी कैसी होती है ये भी देख लीजिए आप इसी में, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप आगे जब चैप्टर्स आएंगे, सपोज इमरजेंसी भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है,
फिर आगे आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, सिटीजनशिप पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है, यहीं से वो चैप्टर बने हैं, ठीक है। अगर आपको फीचर्स सारे याद हैं तो आपको चैप्टर भी अपने आप अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी फीचर्स में देखना कौन कौन से टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज भी है। देखो वी हैव 3 types of emergency. One is national emergency, then comes state emergency, then come financial emergency. नेशनल इमरजेंसी देखो पूरे देश में लगती है, हो सकता है कभी कभार नेशनल इमरजेंसी एक सर्टेन एरिया में भी लग जाए, नॉट नेसेसरी कि पूरे देश में लगे, बट नेशनल इमरजेंसी लगाने का मकसद तब होता है जब देश में कोई खतरा मंडरा रहा हो सकता है देश के किसी सर्टेन हिस्से में अंदर, सपोज बहुत हालात ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हिस्से में इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, ये लगती है सिर्फ उस केस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर वहाँ काम नहीं कर रही है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी यानी सरकार जो थी वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, इट इज़ नॉट एबल टू कंटेन द सिचुएशन, तो फिर हम लगाते हैं स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल कब लगाते हैं, जब स्टेट में कोई फाइनेंशियल इशू आ जाए, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए एंड द स्टेट इज़ नॉट एबल टू गिव सैलरीज टू इट्स पीपल, नॉट एबल टू सस्टेन लाइफ ऑफ इट्स पीपल, अपने लोगों की लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उस केस में क्या आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दीज आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। लास्ट आपका जो फीचर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके ऊपर भी देखो एक डेडिकेटेड चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से फिलहाल इतना आपने समझना है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की बात कर रहा है, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, ठीक है। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये फीचर्स याद रह गए तो आपको आगे बहुत सी चीज़ें याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू बच्चे।